Hello, everybody. Welcome to Literary Academia. Today, we are going to read a poem, Elegy Written in a Country Churchyard, composed by Thomas Gray. We'll see the line by line explanation of this poem. Before that, we will discuss few important points that could be asked in any examination. ठीक है? तो पहली बात ये है कि ये एक इसके टाइटल में ही है कि ये एक क्या है, एलिजी है, शोक गीत कहते हैं इसको, एलिजी है। लेकिन एक इसको एक कैटेगरी में रखा जाता है अक्सर आपको कंफ्यूज करने के लिए, पेस्टोरल एलिजी। तो पेस्टोरल एलिजी नहीं है ये, पेस्टोरल एलिजी, ये एलिजी तो है लेकिन पेस्टोरल एलिजी नहीं है, इसको काट देंगे। ठीक है, तो ये आप क्लियर रखेंगे कि ये एलिजी है, इसकी सेटिंग गांव की है, खेत की है, कब्र की है, बट स्टिल दिस इज नॉट एन पेस्टोर, दिस इज नॉट अ पेस्टोरल एलिजी। ये पॉइंट क्लियर है बिल्कुल, ये पेस्टोरल एलिजी नहीं है। उसके बाद ये कंप्लीट हुई थी, कंप्लीट मतलब लिखे थे इन्होंने, इसको थॉमस ग्रे ने लिखा था 1750 में। ठीक है, पब्लिश होती है 1751 में। ओके, अब अगर ये पूछा जाए, अगर देखें हम लोग कि इंस्पिरेशन क्या था, व्हाट वाज द कॉज दैट थॉमस ग्रे रोट दिस एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, तो इसका जो ओरिजिन है वो कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं है। एक इनके माना जाता है पार्टली इंस्पायर्ड है, एक इनके फ्रेंड थे उनकी डेथ से। ठीक है, और इनके फ्रेंड का नाम था रिचर्ड वेस्ट। ठीक है, 1742 में उनकी डेथ हुई थी, रिचर्ड वेस्ट, आप लोग ये लिख लेंगे। ठीक है, रिचर्ड वेस्ट डाइड इन 1742। तो इसमें डेथ हुई थी। इनके डेथ से ये बहुत मतलब इनके डेथ ने थॉमस ग्रे को बहुत इन्फ्लुएंस किया था। तो उसके बाद ही इन्होंने ये पोयम लिखी थी, तो माना जाता है कि ये वन ऑफ द रीज़न रहा होगा। ठीक है, जो इस पोयम की जो इनिशियल टाइटल थी, जो बिगनिंग में सबसे पहले इन्होंने लिखा था, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये फाइनल टाइटल है। इसके पहले क्या टाइटल था उसको आप एक बार लिख लेंगे, स्टेंजाज। ये पूछा जा सकता है, स्टेंजाज रोट इन अ कंट्री, रोट रोट इन अ कंट्री, COUNTRY है, आप इसको थोड़ा बना लेंगे। ठीक है, रोट इन अ कंट्री चर्चयार्ड। देखिए चर्च कैसे लिखा है इन्होंने, चर्च और फिर यार्ड ऐसे लिखा है। तो ये इनिशियल टाइटल था, इसको चेंज करके इन्होंने एक टाइटल दिया, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ठीक है, तो ये इनका इनिशियल टाइटल था। इस पोयम को लिखने के बाद उन्होंने अपने फ्रेंड होरेस वॉलपोल को भेजा था, होरेस वॉलपोल, वॉलपोल इनको रिव्यू के लिए भेजा था। ठीक है, और होरेस वॉलपोल के ही ये पॉलिटिक्स में थे, पोइट भी थे होरेस वॉलपोल। तो होरेस वॉलपोल की वजह से ही ये पोयम फेमस हो पाई थी, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। और ये पोयम इतनी फेमस है कि अगर थॉमस ग्रे की बात होती है तो सिर्फ इस पोयम की वजह से बात होती है। ठीक है, तो आप इतना, ये जो पॉइंट्स थे आप इसको ध्यान देंगे। अब हम देखेंगे इसको लाइन बाय लाइन, इसका एक्सप्लेनेशन। एक और चीज़ है, थॉमस ग्रे क्या है, ट्रांजिशनल पोएट हैं। ट्रांजिशनल पोएट वो होता है जो एक एज से निकलते हुए दूसरे एज में एंटर करता है, यानी कि थॉमस ग्रे के पहले, ठीक है, नियो क्लासिकल पीरियड है, और थॉमस ग्रे के बाद रोमांटिक पीरियड है। इसके बीच में जो राइटर्स लिखते थे तो उनकी राइटिंग में थोड़ा क्लासिकल इफेक्ट दिखने को मिलता था और थोड़ा रोमांटिक इफेक्ट देखने को मिलता था, उन्हीं को कहते हैं ट्रांजिशनल पोएट। ठीक है, चलिए अब आप एक सीन इमेजिन करेंगे, अगर आप लोग किसी भी रूप में, अगर गांव से कनेक्टेड हैं किसी भी रूप में, तो आपको ये पोएम बहुत अच्छी लगेगी। क्यों? क्योंकि आप लोग इमेजिन कर पाएंगे हर एक चीज़, और इस तरीके से आपके माइंड में एक पूरा इमेज बनते चला जाएगा। ठीक है, देखिए, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। कर्फ्यू मतलब होता है, कर्फ्यू जो है वो एक शाम को चर्च में बेल बजती है। ठीक है, हमारे इधर चर्च नहीं होता, लेकिन जो जहाँ पे भी क्रिश्चियनिटी है, जहाँ पे भी चर्चेज हैं, तो वहाँ पे शाम को एक बेल बजती है। तो कर्फ्यू टोल्स यानी कर्फ्यू की जो जो शाम की जो बेल है चर्च में वो बजती है,
और जो चर्च में जो बेल बजती है उसका मीनिंग क्या होता है कि दिन जो है वो ख़त्म हो गया। ये जो बेल बजना है चर्च में, वो इस बात को सिंबलाइज करता है कि द डे हैज़ बीन एंडेड, अब रात शुरू हो गई है। तो क्या दिखा रहा है, अगर आप इसको थोड़ा और लिटरेरी वे में बोलिए तो कहेगा कि डेथ ऑफ द डे, कि दिन जो मर गया, दिन खत्म हो गया, इट मीन्स कि दिन मर गया। ये लिटरेचर के लैंग्वेज में आप कह सकते हैं। तो कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। द नेल का मतलब होता है डेथ, ये यहीं से मैं जोड़ रही थी, ठीक है। तो डेथ ऑफ द पार्टिंग डे, पार्टिंग डे मतलब ये खत्म हो रहा, जा रहा है ना, अलग हो रहा जो दिन है, ये जो बीत रहा जो दिन है, इसकी डेथ के लिए एक टोल बजा है, एक घंटी बजी है चर्च में। यानी कि कुल मिला के इसका मतलब है, लिटरल मीनिंग ये हुआ कि दिन खत्म हुआ और शाम को चर्च में बेल बज रही है, ठीक है। द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली। लोइंग मतलब होता है जो गाय जो रंभाती हैं, है ना। तो और हर्ड मतलब होता है ग्रुप ऑफ कैटल, ठीक है, झुंड। तो जो एनिमल्स हैं, जो कैटल हैं, वो झुंड में चल रही हैं। विंड स्लोली, विंड मतलब चलना, आगे बढ़ना, ठीक है। तो लोइंग हर्ड, ये जो ग्रुप में जो कैटल हैं वो रंभाते हुए विंड स्लोली आगे धीरे धीरे बढ़ रही हैं। ओवर द ली, किसके ऊपर, ली मतलब होता है ग्राउंड, खेत पे, ठीक है, रास्ते पे। तो ली उस पर चल रही हैं। अब आप लोग इमेजिन करिए कि शाम के टाइम क्या होता है गांव में। लोग रात का पानी इकट्ठा करने लगते हैं। आप देख रहे थे गाय भैंसे जो खेत में रहती हैं वो धीरे धीरे घर के तरफ, घर के रास्ते की तरफ आने लगती हैं। ये सब गांव का सीन है, आप लोग फेमिलियर होंगे। वही सीन राइटर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। द प्लोमैन, जो किसान है, होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे। होमवर्ड, होम की तरफ, घर की तरफ। प्लॉट्स मतलब होता है तय करना, वो रास्ता तय कर रहा है, चल के आ रहा है घर की तरफ। हिज वियरी वे, थके हुए रास्ते को तय करते हुए वो क्या कर रहा है, वो चल के आ रहा है, चलते हुए आ रहा है, ठीक। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। और क्या कर रहा है वो, मतलब कि जब वो को आ रहा है तो खेतों को छोड़ते हुए, ठीक है, और भी वो जो खेत के साइड और भी जितनी चीज़ें हैं वो सब कुछ छोड़ रहा है अंधेरे में, क्योंकि घर की तरफ रोशनी है, खेत की तरफ अंधेरा है। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। और ये जो राइटर है, जो स्पीकर है हमारा, ये जो फर्स्ट पर्सन में आया है मी, ये खेत में ही एक चर्च यार्ड है, उसी चर्च यार्ड में, ग्रेवयार्ड है, उसी ग्रेवयार्ड में ये बैठा है, ठीक है। और कह रहा है कि एंड लीव्स, और ये जो किसान है वो उसने छोड़ दिया दुनिया को, मतलब वर्ल्ड को, डार्कनेस में, एंड टू मी, और मुझको, यानी कि मैं भी इसी ग्रेवयार्ड में हूँ, अंधेरे में हूँ, और बाकी इधर का जो सीन है वो सब अंधेरा हो गया है। वो अपने जो प्लोमैन है वो अपने घर चला गया है और घर में ही रोशनी है, बाकी तरफ तो सब अंधेरा ही है, डार्कनेस है, ठीक। तो अब ये शाम वाली जो सीन है, आप, मुझे लगता है कि आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा, ठीक है। नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइड। अब आप इमेजिन करिए कि खेत है, चारों तरफ खेत में अंधेरा फैला हुआ, वहाँ पे एक ग्रेवयार्ड है, वहीं पर राइटर बैठा हुआ है, और अब उस अंधेरे से वो गांव की तरफ देख रहा है, ठीक है। वो क्या देखता है, नाउ फेड्स, अब क्या हो रहे हैं, फेड्स मतलब कि कम हो रहे हैं, ठीक है, खत्म हो रहे हैं। द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइट, मतलब साइट मतलब जो उसके आंखों से जो दृश्य दिख रहा है, लैंडस्केप की जो भी जमीन, जो भी दृश्य उसको दिख रहा है गांव का, वहाँ की जो चमकती, ग्लिमरिंग मतलब चमकदार, जो चमकती हुई जो लाइट थी, जो चमकता हुआ जो लैंडस्केप है, वो फेड हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, यानी कि लाइटें अब बुझ रही हैं, ठीक है, लाइट्स अब जो हैं वो बुझ रही हैं। एंड ऑल द एयर इज सॉलम स्टिलनेस होल्ड। एंड ऑल द एयर, जो सभी हवा है, सभी हवा का मतलब यहाँ पे है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में क्या है, सॉलेम, एक सीरियस, स्टिलनेस मतलब शांति, होल्ड, फैली हुई है, ठीक है। तो पूरे इन्वायरमेंट में एक सीरियस और शांति फैली हुई है।
आप लोग इमेजिन करिए ठंडी में गांव में क्या होता है कि 7 से 8 के बीच में सब अपने बिस्तर में चले जाते हैं, कोई आवाज़ नहीं आती गांव में, सिर्फ कुत्तों की आवाज़ आएगी, या अगर बगल में गाय भैंस बंधी हुई है तो अगर वो मूव करती है तो उसके गले की घंटी बजेगी। कुछ ऐसी ही नेचुरल साउंड आपको सुनाई देगा, इंसान की आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि सब लोग शांत हो चुके होते हैं, सोने का टाइम है उनका। Save where the beetle wheels his droning flight and drowsy tinklings lull the distant folds. Save मतलब होता है एक्सेप्ट, सिवाय, है ना, इसके सिवा, उसके सिवा, ये वो वाला, तो एक्सेप्ट मतलब सेव वेयर द बीटल। देखिए बीटल का मतलब होता है झिंगुर, है ना, झिंगुर, झिंगुर। व्हील्स, व्हील्स मतलब क्या कहते हैं, घूमते रहते हैं चारों तरफ। तो सिवाय पूरा जो गांव है वो शांत हो चुका है, लाइट्स बंद हो चुकी हैं, एक अजीब सी सीरियसनेस पूरी फैली हुई है, लेकिन कौन शोर मचा रहा है? बीटल्स आर मूविंग हिज ड्रोनिंग फ्लाइट। और ड्रोनिंग मतलब होता है स्लीपी, कि आधा सोया आधा जगा उस तरह की, और फ्लाइट मतलब उड़ान। तो ये जो बीटल्स हैं मूव कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, और एक तरह की जब ये उड़ रहे हैं तो एक तरह की ये नॉइज़ क्रिएट कर रहे हैं। और ड्रोनिंग मतलब ये लोग भी स्लीपी मूड में हैं, झिंगूर भी, लेकिन सिर्फ इन्हीं की आवाज़ आ रही, और भी लोगों की आवाज़ आ रही है, लेकिन पहला है कि बीटल्स की आवाज़ आ रही है, ठीक है। एंड ड्राउजी टिंकलिंग्स लल द डिस्टेंट फोल्ड्स। और ड्राउजी अगेन स्लीपी, मतलब आधा सोया आधा जगा हुआ। टिंकलिंग्स मतलब खनखनाहट। लल द डिस्टेंट फोल्ड्स, लल मतलब होता है किसी को लोरी गा के सुलाना, डिस्टेंट फोल्ड्स बहुत दूर, ठीक है। और फोल्ड्स मतलब होता है एक ऐसा प्लेस जहाँ एनिमल्स को, कैटल्स को रखा जाता है। उसका हिंदी वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, हमारे घर पे गांव में भी होता है कि एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे सारे गाय भैंस को बांध दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ से क्या आ रही है, बहुत दूर में एक फोल्ड है जहाँ पे कैटल्स रखे गए हैं, वहाँ से टिंकलिंग की आवाज़ आ रही है, ठीक है। मतलब गाय भैंस जो भी ये है कैटल, वो जो हिल डुल रहे हैं तो उनके गले में जो बंधी हुई घंटी है सिर्फ उसकी आवाज़ आ रही है। एंड ड्राउजी टिंकलिंग, अब देखिए यहाँ पे भी ट्रांसफर एपिथेट है, ऊपर भी था एक, मैं बताना भूल गई, वेरी वे में ट्रांसफर एपिथेट था, और यहाँ ड्राउजी टिंकलिंग्स में देखिए जो खनखनाहट है वो ड्राउजी स्लीपी नहीं है। स्लीपी कौन है? जो कैटल हैं वो स्लीपी हैं, ना कि टिंकलिंग खनखनाहट स्लीपी। तो यहाँ पे भी ट्रांसफर एपिथेट है, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा। अभी फिर से ये आ रहा है लिस्ट, सिवाय, तो अभी जो फोल्ड्स में जो टिंकलिंग की आवाज़ आ रही है, एक वहाँ से आवाज़ आ रही है, बीटल्स की आवाज़ आ रही है, फिर किसकी आवाज़ आ रही है? सिवाय, एक्सेप्ट दैट की फ्रॉम यॉन्डर आईवी मेंटल्ड टावर। देखिए यॉन्डर मतलब होता है सामने, कोई सामने में, आईवी मतलब होती हैं लताएं, जो मतलब अलग अलग कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लताएं बहुत ज़्यादा निकलती हैं। तो आईवी, मेंटल्ड मतलब ढका हुआ, टावर, टावर उसको यहाँ पे बोला गया है चर्च के ऊपर का जो गुंबद होता है। तो कह रहे हैं कि सामने बहुत दूर आईवी मेटल्ड, लताओं से ढका हुआ चर्च का जो गुंबद है वो दिख रहा है। एंड द मॉपिंग आउल डज टू द मून कंप्लेन। और मॉपिंग गुस्से से भरा हुआ एक आउल है, ठीक है, वो क्या, उल्लू है, वो क्या करता है? कंप्लेन कर रहा है, किससे? मून से कंप्लेन कर रहा है, ठीक है। ये कुछ इमेजरी है जो राइटर क्रिएट कर रहा है, ओके, कि द मॉपिंग आउल डज द मून कंप्लेन ऑफ सच एज वॉन्डरिंग नियर द सीक्रेट बावर। और वो क्या कह रहा है? ऑफ सच, कि वो कह रहा है कि एज वॉन्डरिंग्स नियर द सीक्रेट बावर, कि जो मून है वो वंडर कर रहा है, भटक रहा है, कहाँ पे? नियर हर सीक्रेट बावर, जो उसका घर है, बावर मतलब जो किला है उसका, सीक्रेट जो, अब देखिए जो आउल है वो दिन में निकलता नहीं है, रात में भी, और वो अपना दिन में एक सीक्रेट कोई अपना किला बना के रखता है और उसी में दिन भर छुपा रहता है। रात को अंधेरे में वो निकलने का उसका टाइम होता है, लेकिन क्या हो रहा है कि मून फिर से चमकने लगा। तब वो मून से कंप्लेन कर रहा है कि तुम क्यों वॉन्डर करते रहते हो नज़दीक में मेरे सीक्रेट बावर के, मेरे सीक्रेट घर के। मोलेस्ट हर एंशियंट सॉलिटरी रेन, और इस तरह से तुम जो मेरे ये सीक्रेट बावर
के पास जो तुम वॉन्डर करते रहते हो, मोलेस्ट करते हो, तुम मुझे परेशान करते हो, हैरस करते हो, किस चीज़ को? हर एंशियंट सॉलिटरी रेन, ये जो मेरा पुराना सॉलिटरी एकांत में जो मेरा किंगडम है, मैं यहाँ पे चर्च के गुंबद के ऊपर आईवी मेंटल्ड टावर के में छुप के मैंने जो अपना ये एंशियंट सॉलिटरी किंगडम बनाया हुआ है, उसको तुम मॉलेस्ट कर रहे हो मून, ये मत करो, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि चांदनी रात है, मून निकला हुआ है, ठीक है? और ये बगल में एक चर्च है, उस पे आईवी मेंटल्ड उसका टावर है, ये सारी सीन है, ठीक? प्योर, यहाँ से देखिए तो ये पेस्टोरल सेटिंग है, बट पेस्टोरल एलिजी नहीं है, क्योंकि पेस्टोरल एलिजी में क्या होता है कि जो शेफर्ड और शेफर्डिस का जिक्र होता है वो उसमें पार्ट लेते हैं, ठीक है? नाउ नेक्स्ट स्टैंजा, बीनीथ दोज रग्ड एल्म्स दैट यू ट्रीज शेड। बीनीथ मतलब नीचे, दोज उन, रग्ड एल्म्स, एल्म्स होते हैं ट्री, और रग्ड मतलब जो बूढ़े हो जाते हैं, मतलब बहुत पुराने ट्रीज, और वो ऊबड़ खाबड़ हो जाते हैं, ठीक है? तो बहुत पुराने ऊबड़ खाबड़ जो एल्म्स के ट्रीज हैं, उनके नीचे, ये एल्म्स के ट्रीज यूरोपियन कंट्रीज में होते हैं। दैट यू ट्रीज शेड, यू भी एक ट्री है, ठीक है? तो यू ट्रीज के शेड के नीचे, वेयर हीव्स द टर्फ, हीव्स मतलब होता है कि उग जाना, ठीक है? हीव्स मतलब उग जाना, आ जाना। द टर्फ, टर्फ मतलब होती है घास, ठीक है? ग्रास। तो हीव्स द टर्फ, टर्फ उगाई है इन मेनी अ मोल्डरिंग हीप। मोल्डरिंग हीप यहाँ पे क्या है? हीप यहाँ पे आपको वो ग्रेव्स, जो वहाँ पे ग्रेवयार्ड में जो ग्रेव्स बनी हुई हैं, ठीक है, लोगों को दफनाया गया है, और उसके ऊपर एक सीमेंटेड सा बना के चबूतरा टाइप का एक तरह से वो ग्रेव का जो रूप है दिया गया है। तो वो पुराने हो चुके हैं थोड़े, कहीं से किसी किनारे से टूट के गिर रहे हैं, कहीं से ठीक है, उसके ऊपर घास जम आई है, ठीक है? ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेट, ईच हर एक व्यक्ति, इन हिज नैरो सेल अपने सकरे से सेल में, ठीक है? मतलब कि छोटे छोटे उनके चर्चेज, उनके चबूतरे बने हुए हैं, ठीक है? उनके ग्रेव्स बहुत सकरे हैं, कम जमीन है, थोड़ा थोड़ा बना के सिर्फ नाम कर दिया गया है। तो ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेट, सालों से पड़े हुए हैं अपने उस ग्रेव में। द रूड फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत प्यारी लाइन है। द रूड फोर फादर्स, रूड का मतलब होता है असभ्य, लेकिन यहाँ पे रूड का मतलब वो है जो कि इनोसेंट हैं, एक तरह से सिंपल लोग हैं। उनको दुनियादारी की खबर नहीं थी, वो गांव में गरीबी में पैदा हुए, गरीब में ही उनका जीवन वो जिए और फिर मर गए, है ना? वो इस दुनिया को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए, उन्हें पता ही नहीं चला कि और भी क्या क्या चीज़ें दुनिया में एक्सप्लोर हुई हैं। तो वो रूड फोर फादर्स, तो इस तरह से क्या है, वो असभ्य नहीं कहे जाएंगे वो, ठीक है? सरल, उनको आप इस तरह से कहिए कि जो सरल लोग थे, सीधे साधे सिंपल जो फोर फादर्स हैं, ठीक है? ऑफ द हैमलेट, हैमलेट मतलब होता है टाउन, गांव, ठीक है? हैमलेट स्लीप, तो इस गांव के जो फोर फादर्स हैं, जो कि रूड यानी कि सरल थे, सिंपल थे, ठीक है? वो स्लीप, सो रहे हैं, कहाँ पे? इन इज नैरो सेल, अपने नैरो सेल में फॉर एवर लेट, ठीक है? बहुत प्यारी पोयम है, और आपको पढ़ के समझ में आएगा कि वाकई गांव के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, अब उनको आप कई तरीके से देख सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि देखिए वो बहुत गरीबी में पैदा होते हैं, गरीबी में ही अपना जीवन जीते हैं, और फिर उसी दशा में उनकी डेथ हो जाती है। कभी वो सुख या वो चीज़ें नहीं देख पाते जो इस दुनिया ने एक्सप्लोर किया है, बना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिटी में बहुत सुख है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें भी, हर इंसान को एटलीस्ट अपनी आँखों से वो चीज़ें देख लेनी चाहिए जो बाकी लोग देख रहे हैं, है ना? वो पसंद करेंगे इन चीज़ों को, शहर की चीज़ों को नहीं करेंगे, वो उनका डिसीज़न है, वो उनका चॉइस होगा, बट एटलीस्ट अगर देख लें तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट स्टैंजा ये है, द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न। ब्रीजी मतलब फुल ऑफ विंड, हवा से भरपूर। कॉल मतलब पुकार। ऑफ इंसेंस, इंसेंस मतलब होती है खुशबू, सेंट, ठीक है? इंसेंस ब्रीदिंग ना, कि फुल ऑफ, ऐसी ब्रीदिंग जो बहुत खुशबूदार हो,
मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग, आप अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे उठिए, 4 बजे उठिए, और आप देखेंगे कि सिर्फ हवा ही हवा है और एक तरह से बहुत खुशबूदार हवा बह रही है मॉर्निंग में। वही सीन यहाँ पे ये क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। द स्वेलो ट्विटरिंग, स्वेलो एक बर्ड होती है, इसको आप बोल सकते हैं एक वो होती है ना, अबाबिल करके एक हिंदी में इसको बोलते हैं बर्ड, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं। अबाबिल हिंदी में बोलते हैं, स्वेलो एक बर्ड होती है जो बोलती है, तो उसकी आवाज़ को ट्विटर कहते हैं, वही ट्विटर जो आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो ट्विटर फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट शेड, तो एक तो सुबह सुबह क्या होती है कि बहुत ही अच्छी इंसेंस ब्रीदिंग हवा चलती है, और जो स्ट्रॉ बिल्ट घास से बने हुए अपने शेड से जो स्वेलो है वो ट्विटर करती है, बोलती है। द कॉक्स जो मुर्गा है, श्रिल बहुत शार्प क्लैरियन आवाज़ निकालता है, श्रिल मतलब एकदम शार्प आवाज़, क्लैरियन ठीक है आवाज़ निकालता है। और द इकोइंग हॉर्न, या तो सुबह सुबह गूंजती हुई हॉर्न बजती है, ठीक है। ये सब आप देखेंगे, ये तीनों क्या है, ये तीनों सुबह होने के संकेत हैं। इनको सुन के महसूस करके हम सुबह उठते हैं, ठीक है। लेकिन हम आप तो उठ जाएंगे, लेकिन जो अपने ग्रेव में सो रहे हैं, नो मोर शैल राउज, वो नहीं उठ पाएंगे, वो नहीं उठेंगे। देम फ्रॉम देयर लोली बेड, वो जो नीचे जमीन में पड़े अपने बेड पे जो सो रहे हैं, दे विल नॉट राइज अगेन, ठीक है, वो नहीं उठ पाएंगे। आप और हम उठ जाएंगे, लेकिन ये जो प्राकृतिक चीज़ें हैं जो हमें उठाती हैं अर्ली मॉर्निंग, ये भी उन लोगों को नहीं जगा सकती अपने लोली बेड से, ठीक। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा, फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हर्थ शैल बर्न, उन लोगों के लिए, किन लोगों के लिए, ये जो रूड फोर फादर्स हैं, दे आर लेइंग इन द बेड, जो कि अपने ज़मीन में लोली बेड में सोए हुए हैं हमेशा के लिए, उनके लिए फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हर्थ शैल बर्न, कोई भी चूल्हा, जलता हुआ चूल्हा उनके लिए तो नहीं जलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब वो नहीं आएंगे, उनके लिए खाना नहीं बनेगा, उनके नीड को पूरा नहीं किया जाएगा। तो फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हर्थ मतलब होता है चूल्हा नहीं जलेगा, ठीक है। और या बिजी हाउसवाइफ प्ले हर इवनिंग केयर, प्लाई इसको बोलेंगे, प्लाई हर इवनिंग केयर, प्लाई मतलब होता है प्रिपेयर करना, ठीक है, प्रिपेयर करना। तो जो बिजी हाउस वाइफ है वो प्रिपेयर नहीं करेंगी हर इवनिंग केयर, शाम में जो अपने जो उनके हस्बैंड्स हैं, या ये जो जिनकी डेथ हो गई है, उनके लिए उनकी हाउस वाइफ्स अब शाम को उनके लिए कुछ केयर मतलब उनके लिए कुछ काम नहीं करेंगे। अच्छा, इसको ऐसे समझिए कि हमारे फादर या हमारे ग्रैंडफादर जब ये लोग खेत से आते थे, तो क्या होता था कि जैसे शाम को ये लोग आते थे, या अभी भी ऐसा होता है कि शाम को जब हमारे फादर्स या कोई भी आता है, तो हमारी जो माएँ हैं या हम लोग खुद पानी लेके जाके देना, या कुछ और पानी के साथ गुड़ दे दिया, कपड़े दे दिया, चप्पल दे दिया, है ना। तो ये शाम को वो केयर करते थे। तो अब ये लोग ना अपने घर लौटेंगे और ना ही इनकी हाउसवाइफ इनके लिए कुछ करेंगी, ठीक है। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। नो चिल्ड्रन रन टू लिस्प मतलब होता है चिपकना, ठीक है, चिपकना। देयर शायर्स रिटर्न, कोई भी बच्चा, नो चिल्ड्रन प्लूरल है यहाँ पे, नो चिल्ड्रन रन टू, कोई भी बच्चा दौड़ के जाके चिपकेगा नहीं, हग नहीं करेगा। देयर शायर्स रिटर्न, अपने शायर के वापस लौटने पे, शायर मतलब ऐसे जेंटलमैन होता है, बट यहाँ पे इन्हीं फादर, अंकल, ब्रदर की बात हो रही है जो बाहर से निकल के आएंगे। तो अब जो घर के बच्चे हैं दौड़ के उनसे जाके चिपकेंगे नहीं, उनको हग नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अब बाहर वाले तो अंदर आएंगे ही नहीं। या और क्लिम्स हिज नीज द एनवीड किस टू शेयर, और ना ही ये बच्चे क्लिम चढ़ने की कोशिश करेंगे, हिज नीज अपने फादर के घुटनों पे चढ़ने की कोशिश करेंगे, द एनवीड किस टू शेयर। और ये बच्चे क्यों घुटने पकड़ते हैं लोगों के? ताकि उनका जो दूसरा भाई है या बहन है वो अपने फादर के किस को, प्यार को शेयर ना कर सके। आप बस मतलब सीन इमेजिन करिए, कोई आया है, 2-3 बच्चे दौड़ के जा रहे हैं, नहीं पापा हमको गोदी उठाइए ना, वही वाला सीन है। तो अब कोई आएगा ही नहीं, तो ये बच्चे फिर दौड़ के जाके किसको गले लगाएंगे, ठीक है।
नाउ अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टैंजा। ऑफन डिड द हार्वेस्ट टू देयर सिकल्स इल्ड। ये जो लोग थे जो कि अब मरे पड़े हैं, अपने कब्र में दफना दिए गए हैं, अक्सर अब इनके ये कैसे थे, अब ये बता रहा है जो हमारा ये जो पोएट है। ऑफन अक्सर डिड द हार्वेस्ट टू देयर सिकल यील्ड, जो हार्वेस्ट है, जो फसल है, टू देयर सिकल, उनके हंसियों के सामने झुक जाया था, यील्ड हो जाता था। ठीक है, यानी कि वो एक अच्छे किसान होंगे, तभी तो हंसिया बहुत अच्छे से चलाते होंगे, और इतने अच्छे से चलाते होंगे मानो लगता होगा कि हार्वेस्ट अपने आप को सरेंडर, फसल जो है सरेंडर कर देती होगी अपने आप को। दे आर फरो, वो लोग इतने मजबूत थे। फरो मतलब होता है, आप देखे होंगे आलू बोने की एक मशीन होती है जिसके आगे वो स्टील का या लोहे का कुछ लगा होता है, ऐसे शार्प कुछ, जिससे मिट्टी उखाड़ी जाती है, उसी को कहेंगे फरो। तो दे आर फरो, उनका जो फरो होता था, ऑफन अक्सर, द स्टबन ग्लेब हैज ब्रोक, ग्लेब यहाँ पे लैंड के लिए आया है, जमीन के लिए। तो ये जो उनका फरो होता था वो स्टबन, जिद्दी, जमीन को भी तोड़ देता था। जिद्दी जमीन या मतलब स्ट्रांग, टाइट होती है ना, कि जो एकदम टाइट हो जाती है जमीन, तो उसको इनका फरो इतना ताकतवर होता था कि वो भी इनको ब्रोक कर देता था। अब कहेंगे उस जमाने में ट्रैक्टर नहीं था, तो भाई वो जो हल होता था ना, उसमें भी ये फरो लगा होता है। ठीक है, हाउ जोकन डिड दे ड्राइव देयर टीम अ फील्ड। हाउ जोकन मतलब होता है हैप्पी, है ना, खुशी खुशी, कितने खुश होकर, जोकन कितने हैप्पीली, ठीक है, खुश होकर कितने हैप्पीली, डिड दे ड्राइव देयर टीम अफील्ड, वो अपने टीम को, अपने लोगों को लेके अफील्ड, खेत पे जाते थे। हाउ बोर्ड द वुड्स बीनीथ देयर स्टर्डी स्टोक, और वो इतने स्टर्डी मतलब इतने प्रभावशाली तरीके से वो जंगल को काटते थे कि ऐसा लगता था कि वुड्स जो जंगल है वो कर रहा हो, झुक रहा हो इनके स्टर्डी स्ट्रोक के सामने, है ना। तो लोग बहुत बलवान थे, बहुत स्किल्ड भी थे, अपने फील्ड में बहुत स्किल्ड थे। सबके बस का बात नहीं है कि वो जंगल को काट दे, ठीक है। तो हाउ बोर्ड द वुड्स, और कैसे ये जो जंगल थे वो झुक जाते थे, बीनीथ नीचे, देयर स्टर्डी स्टोक, वो जो प्रहार करते थे जंगल को काटने के लिए, तो मानो ये जंगल झुक जाते थे। यानी कि लोग हार्ड वर्किंग भी थे, झुकन भी थे, खुश भी रहते थे, और ये लोग बहुत मजबूत भी थे, स्किल्ड थे, यानी कि अपने फील्ड में इनमें कोई कमी नहीं थी, एक्सपर्ट थे ये लोग। अब राइटर कह रहा है कि लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, ठीक है। ये तो राइटर ये कह रहा है कि लेट नॉट एम्बिशन, यहाँ पे एम्बिशन जो है वो पर्सोनिफाइड हुआ है, पर्सोनिफाइड, ठीक है। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, कि एम्बिशन को मॉक मतलब मजाक, देयर यूजफुल टॉयल, उनके यूजफुल प्रयास को, परिश्रम को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब उनके यूजफुल टॉयल परिश्रम क्या है, जंगल को काटना, जमीन को तोड़ना, और एक वो था कि जो भी इनके इस तरह के जो काम है, ठीक है, तो ये इनके क्या है, ये हार्ड वर्किंग वर्क है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि ये जो फसल को काटना, तो कह रहा है कि एम्बिशन को, इन सब यूजफुल टॉयल को मॉक नहीं करना चाहिए। अब एम्बिशन का मतलब है एम्बिशियस पीपल, एम्बिशियस पीपल जिनको साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, वो गांव के लोगों को हंस देंगे, ठीक है, अरे क्या ही ये लोग खेत में काम करते रहते हैं। तो वही राइटर कह रहा है कि आपको ये हक नहीं है कि आप इनके इस प्रयास को, इस यूजफुल, ये काम की चीज़ें हैं, काम का प्रयास है उनका, उसको आपको मॉक नहीं करना चाहिए, ठीक है। देयर होमली जॉय, छोटी छोटी चीज़ों में, होमली मतलब सामान्य, सिंपल सी खुशियाँ उनकी होती हैं। किन की, यही जो गांव के लोग हैं, जो रूड फोर फादर से जिनकी डेथ हो गई हैं, इनके जो जॉयस थे वो बहुत सिंपल थे। एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, और उनके जो भाग्य थे, भाग्य बहुत ऑब्सक्योर रहा, अनिश्चित रहा, पता ही नहीं चला कि उनके भाग्य में क्या है, ठीक है। तो उनकी जो डेस्टिनी रही वो जरूर ऑब्सक्योर रही है, ठीक है। नॉर ग्रैंडवर, ग्रैंडवर मतलब होता है कि एक तरह से शानदार, ठीक है। तो ये जो वैभव है, इसको वैभव से जोड़ेंगे, ये जो वैभव है, नॉर ग्रैंडवर हियर विद द डिसडेनफुल स्माइल, डिसडेनफुल मतलब हेटफुल, हेटफुल या क्रिटिकल,
तो ये जो वैभव है उसको बहुत क्रिटिकल स्माइल, क्रिटिकल नज़रों से इन लोगों को नहीं देखना चाहिए। वैभव कहेगा कि वैभव मतलब वैभव वाले जो लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो लोगों को डिसडेनफुल, ऐसे तुच्छ नज़रों से नहीं देखना चाहिए इन लोगों को कि अरे हम तो अमीर हैं, ये तो गांव में ही रह गए, इनके पास पैसे नहीं है। नहीं, आपको हक ऐसे इनको डिसडेनफुल स्माइल देने का हक नहीं है, आपको नहीं देना चाहिए। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, और ये जो शॉर्ट सिंपल एनल्स मतलब होता है हिस्ट्री ऑफ द पुअर, और यही इस पे आप नहीं हंस सकते कि छोटा सिंपल हिस्ट्री रहा है इन लोगों का, इनके जीवन में कोई एडवेंचर नहीं रहा है, इन लोगों ने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट जिससे सबकी नज़रों में आए ऐसा कोई काम नहीं किया है। और इसलिए इन पे अगर चाहे तो कोई वैभव या एम्बिशियस लोग या वैभव से भरे हुए लोग अगर चाहें कि इन लोगों पे वो हंसें, मॉक करें, तो ये नहीं करना चाहिए। ये हमारा राइटर कह रहा है, बड़ा समझदार राइटर है हमारा, है ना। एक और स्टैंजा देखेंगे, द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द पॉम्प ऑफ पावर। ठीक है, जो बोस्ट मतलब शोखी बघारना, शेखी बघारना, हेराल्ड्री अपने वंश का। ठीक है, कि जो कुछ लोग हैं वो अपने वंश का शेखी बघारते हैं कि अरे मैं तो इस इतने बड़े और पुराने वंश का वंशज हूँ मैं। ठीक है, द पॉम्प ऑफ पावर, पावर को हर बात पे कुछ लोग दिखाने वाले होते हैं, है ना, कि मेरे पास इतना पावर है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, तो वंशज का अपने हेराल्ड्री, अपने वंश का शेखी बघारना और पावर को दिखाना। एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ एवर गेव, और वो जितनी भी ब्यूटी है, जितनी खूबसूरती है, ठीक है, और वेल्थ एवर गेव, और जितना भी वेल्थ है, ये ब्यूटी और वेल्थ दोनों ही, खूबसूरती और जो पैसा है, जो प्रॉपर्टी है, अवेट्स वेट करते हैं, अलाइक एक समान, द इनएविटेबल आवर, उस न टाले जाने वाले आवर का वेट करते हैं। ये क्या है? डेथ है। इनएविटेबल आवर मतलब डेथ। ये सभी, चाहे आप हेराल्ड्री को बोस्ट कर लीजिए, चाहे आप पावर पॉम्प कर लीजिए, चाहे आपके पास बहुत ब्यूटी हो, बहुत पैसे वाले हैं, सबको उस इनएविटेबल डेथ के सामने सरेंडर करना पड़ता है। हम सभी वेट कर रहे हैं किस चीज़ का? इनएविटेबल आवर। इनएविटेबल मतलब जिसको टाला न जा सके, यानी कि डेथ का वेट करते हैं। डेथ इक्वल्स एवरीवन, डेथ सबको बराबर कर देती है। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, एकदम इसको जुबान पर रट लीजिए आप लोग, हर एक बात पे एक दूसरे को चिपका दीजिए, है ना। जब आप ऐसे ऐसे हर बात पे किसी दूसरे को बोलते हैं तो याद भी होती है। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी, ये जो ग्लोरी है, ये जो वैभव है, जो पावर है, जो बोस्टफुलनेस है, ये जो ग्लोरी आप प्राउड लेके घूम रहे हैं, प्राइड, इसका जो रास्ता है ना वो ग्रेव की तरफ ही जाता है। यानी कि दुनिया का हर एक रास्ता इसी ग्रेव के पास जाता है, यानी कि डेथ की तरफ जाता है, एक इनएविटेबल एंड की तरफ जाता है। ठीक है, एक कहावत है कि ऑल द रोड लीड्स टू रोम, कि सभी रास्ते रोम की तरफ जाते हैं। सभी रास्ते, ऑल द रोड्स लीड टू ग्रेव, वो ग्रेव की तरफ जाते हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं स्टैंजा, क्योंकि पोएम बड़ी है और 2-3 वीडियो में हम लोग, मिनिमम 2 वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। नॉर यू, तुम नहीं, यू प्राउड, तुम प्राउड इंसान, तुम नहीं, नॉर यू इम्प्यूट दीज, इम्प्यूट टू दिस द फॉल्ट। इम्प्यूट का मतलब होता है दोष देना, ठीक है, ब्लेम करना। तो तुम प्राउड इंसान ब्लेम नहीं कर सकते टू दिस फॉल्ट्स, इन कमियों, फॉल्ट्स मतलब जो कमी है, तो इन कमियों के लिए तुम दोष नहीं दे सकते। कौन सी कमी? अब वो नीचे बताएगा। इफ़ मेमोरी ओवर देयर टोम्ब नो ट्रॉफीज रेज, अगर मेमोरी, अगर जो स्मृतियों ने इन स्मृतियों में, यानी मेमोरीज में, देयर टूम, उनके टूम पे, नो ट्रॉफीज अरेज, कोई ट्रॉफीज नहीं बनी है। ठीक है, कोई ट्रॉफीज उनके मतलब कि ट्रॉफीज मतलब स्मृति चिन्ह नहीं बने हैं उनके ग्रेव पे, लोगों की स्मृतियों में। वेयर थ्रो द लॉन्ग ड्रॉन आइल एंड फ्रेटेड वॉल्ट, वहाँ पे जहाँ पे लॉन्ग ड्रॉन आइल एंड फ्रेटेड वॉल, लॉन्ग ड्रॉन आइल मतलब होता है कि लंबी लंबी कतारों के बीच में जो जगह होती हैं, आइल साइड हम कहते हैं ना, आइल साइड मतलब दो लाइन के बीच में जो जगह होती है और वहाँ की जो सीट होती है उसको हम लोग कहते हैं आइल सीट। तो वैसे ही आइल साइड, तो मान लीजिए कि 2-2 कतारों में लोग खड़े होके फ्रेटेड वॉल्ट,
मतलब वॉल्ट मतलब होता है महराब। मैं इसको कैसे समझाऊं कि जैसे मान लीजिए अमीर लोग हैं, वहाँ पे लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर उनकी तारीफ करते रहते हैं। द पीलिंग एंथम स्वेल्स द नोट ऑफ प्रेज। पीलिंग मतलब होता है, पीलिंग मतलब इको, गूंजता है। तो जो इकोइंग एंथम है, जो प्रेज, एंथम मतलब जो प्रेज की चीज़ें हैं, गीत हैं, एंथम को सॉन्ग लीजिए कि जो इकोइंग सॉन्ग है वहाँ पे स्वेल्स, स्वेल्स मतलब होता है सुनाई देते हैं, द नोट ऑफ प्रेज, तो तारीफ के जो गीत हैं, है ना, चारों तरफ इको करते रहते हैं। कहाँ पे? अमीरों के यहाँ। लोग दो दो लाइन, तीन तीन लाइन में खड़े होते हैं और तारीफ के गीत गाते हैं। लेकिन वहीं अगर ये जो गांव के लोग हैं, सीधे साधे सिंपल लोग हैं, इनकी मेमोरीज में कोई ट्रॉफीज भी नहीं बनती, कोई स्मृति चिन्ह भी नहीं बनता। ठीक है, तो आज हम यही 10 स्टैंजास करेंगे, और क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, पोयम लंबी है, इसको जल्दी में नहीं करेंगे, 2 वीडियो में बहुत प्यार से पढ़ेंगे। क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए, थॉमस ग्रे आते हैं और उनका एक यही पोयम आता है। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल लिटरेरी एकेडमिया।